नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो एलपी टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है कि बेसिक साइंस की यहाँ अभी आपको क्लासेस दी जा रही है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले। और दूसरी चीज़, आप 61 देख करके परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि हम लोग अभी जो है आपके 15th डे में पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। और इस 15th डे में अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले तो अगर बात कर ली जाए बेसिक साइंस की, देखिए बेसिक साइंस जो आपका मेंशन है आपका सीबीटी 2 में, ठीक है ना। और इसके साथ आपके क्या मेंशन है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी हमने टोटल 4th क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पहला टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका 3 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और 4th लेक्चर में हम लोग ने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया। तो अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस अटेंड नहीं किए तो सबसे पहले उसको कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से 2023 से आपको मिलेगी, सारा वीडियो आपको अवेलेबल है। अब आइए बेसिक साइंस और आपका एक है आपका जनरल साइंस में जो डिफरेंस है। और जनरल साइंस इसलिए क्योंकि जो आपकी जो है सीबीटी 1 में आने वाली है, ठीक है। सीबीटी 1 में आने वाली है और यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए बेसिक साइंस की अगर बात कर ली जाए और जो जनरल साइंस की बात की जाए, और मैंने अभी जो आप लोगों को आपको थंबनेल में भी दिख रहा है आपको बेसिक साइंस, ठीक है। हालांकि जो भी चीज़ें हैं भाई, बेसिक साइंस जनरल साइंस में कुछ डिफरेंसेस नहीं है। एलपी टेक्नीशियन में थोड़ा सा पेपर को मतलब बहुत ही थोड़ा सा अपर लेवल पे चला जाता है। जैसे कि 19-20 का जो खेला होता है ना, तो 20 लेवल पे चला जाएगा उस टॉपिक को। जैसे कि आप जनरल साइंस में हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। तो जो 19 लेवल पे आपको जो सीबीटी 1 में पूछा जाएगा, यहाँ इसको 20 लेवल पे करके आपको ये सीबीटी 2 में पूछ लिया जाएगा। बस यही बेसिक साइंस के बीच डिफरेंस है, समझ में आ गया। तो भाई देखिए यहाँ अटेंड करिए। अभी हम लोग इसी बेसिक साइंस में ही जो अभी आपका सीरीज चल रहा है 15th लेक्चर, जो आज हम लोग साउंड कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें हम लोग अभी लाइट पढ़ेंगे फिर, ठीक है। लाइट के बाद फिर हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। फिर आपका वर्क एनर्जी पावर में हीट एंड टेम्परेचर को एकदम ऊपर लेवल तक चीज़ें पढ़ लेंगे। अगर आप सीबीटी 2 की भी सोच रहे हैं तो आपको इसी जनरल साइंस के बारे में, मतलब कि इसी सीबीटी 1 में जो आपकी हम अभी तैयारी करवा रहे हैं फिजिक्स की, फिर हम लोग केमिस्ट्री की भी करेंगे और फिर हम लोग बायो की भी करेंगे, तो पूरा आपका रेडी हो जाएगा भाई। फिर हम लोग इसी में यूनिट एंड मेजरमेंट भी करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी भी करेंगे। केवल लीवर और मशीन हम लोग क्या करेंगे, सीबीटी 2 का जब पेपर होगा तब करेंगे, ठीक है। और लीवर मशीन बहुत ईजी चैप्टर भी होता है, कुछ उसमें केवल थ्योरी समझाना होता है। तो ये परेशान मत होइएगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, पास्कल थ्योरम क्या हो गया, पास्कल लॉ क्या हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हो गया, स्टॉक लॉ क्या हो गया, वो सब कुछ हम लोग करेंगे। तो ये आपका एक ब्रीफ डिस्कशन जो है आपका डिस्कशन कर दिया हूँ, जो आप लोगों के मन में डाउट है। तो भाई चलिए, साउंड चैप्टर हम लोग अभी हम लोग कर रहे थे, साउंड चैप्टर आज हम लोग का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। साउंड चैप्टर फिनिश करने के बाद मैं सोच रहा हूँ आपकी लाइट चैप्टर भी स्टार्ट ही कर दी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका लंबा चैप्टर हो जाता है, ठीक है ना। और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस बार आरआरबी में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे बना हुआ। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन सेशन 61 से चलेंगे। 61 से आज जितना 75 तक कम से कम तो कर ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप को भी। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है फोकस स्टडी विद अभी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको सर्च भी कर लीजिएगा। 650 के आसपास स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में हम लोग करेंगे क्योंकि इसको हमने आपको नहीं बताया था, ठीक है। डिटेल में क्या है, कुछ भी नहीं है, इजी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझिए। क्वेश्चन बोला गया है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड टू द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज सेड टू ट्रेवल एट स्पीड। क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। मतलब कि जो हवा में ध्वनि की गति है, ठीक है ना, हवा में ध्वनि की गति कितना है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस 332 मीटर प्रति सेकेंड से भी अधिक गति में अगर वो फ्लो कर रही है, तो उसकी स्पीड को हम क्या नाम कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक कंसेप्ट आपका छुपा हुआ है मैक नंबर का, जो मैंने आपको कहा भी है कि कई सारे कंसेप्ट आपको मैंने बताया भी अभी तक क्वेश्चन के माध्यम से। और आज एक और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, मैक नंबर, ठीक है ना। मैक नंबर क्या होता है इसको समझ लीजिए, MACH, मैक नंबर। ये एक नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है।
मैक नंबर की अगर बात कर ली जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो एरोप्लेन होता है ना, जो वायुयान होता है, उसकी जो चाल होती है, उसकी जो स्पीड होती है, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा है, या फिर ट्रेन चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगी, यानी कि 1 आवर में ये ट्रेन जो है 110 किलोमीटर कवर करेगी डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने क्या किया, स्पीड को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब आपको क्या लगता है कि जो एरोप्लेन है, वायुयान जो होता है, क्या वो 50 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड से चलती? नहीं, उसकी बहुत ही हाई स्पीड होती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैक नंबर। मतलब अगर हम कह रहे हैं मैक नंबर 1, तो एक वैल्यू की बात की जाएगी, अभी मैं वो वैल्यू बताऊंगा। फिर वहां बोला जाता है कि मैक नंबर 2 के स्पीड से, ठीक है, मैक नंबर 3 के स्पीड से आपकी जो है वायुयान क्या कर रही है, चल रही है। मतलब मैक नंबर को अगर मैं डिफाइन करूं, यहां मैं लिख रहा हूं, वायुयान की चाल, वायुयान की चाल को क्या करते हैं, मैक नंबर से मापा जाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश वाले भाई, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मेजर्ड बाय मैक नंबर, ठीक है ना, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मेजर्ड बाय मैक नंबर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मैक संख्या जो होती है आपकी, यानी कि मैक नंबर जो होती है, इसकी एक फॉर्मूला होती है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूला को समझिएगा, क्या है कि किसी माध्यम में पिंड की चाल, इंग्लिश में भी मैं लिख दूंगा अभी, किसी माध्यम में पिंड की चाल, ठीक है ना, किसी माध्यम में पिंड की चाल, मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम बाय, क्या हो जाएगा आपका, उसी माध्यम में, ठीक है ना, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूं, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई एक मीडियम है, मीडियम मान लेते हैं कि ईयर है, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये आपका एरोप्लेन ही है, ठीक है ना, इसकी जो स्पीड है आपकी एयर में, ठीक है, और एयर में आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332, ठीक है ना, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया मैक नंबर का जो फॉर्मूला होता है, या फिर मैक नंबर को डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी माध्यम में पिंड की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, जिस भी मीडियम में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, उसी मीडियम में, ठीक है ना, इन दैट मीडियम में वो साउंड की स्पीड क्या होगी, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, मैक नंबर मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं निकाल रहा हूं मैक नंबर, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मैं ले लिया हूं एरोप्लेन की, ठीक है, जो मैं लिया हूं कि इसकी स्पीड जो है एरोप्लेन एयर में जो इसकी स्पीड है, मान के चलते हैं लमसम 664, ठीक है, 664 मीटर प्रति सेकंड, मैं एक एग्जांपल ले आऊँ। तो किसी माध्यम में पिंड की चाल, ये पिंड हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की ईयर में स्पीड कितनी है, 664 मीटर पर सेकंड, और ईयर में आपकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसे हम करेंगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा, मैक नंबर, मीटर पर सेकंड ये कट जाएगा, तो मैक नंबर कितना आ गया आपका 2, ठीक है। समझ में आ गया क्या है मैक नंबर क्या होता है, पहले ये बताइए। मैक नंबर क्या होता है कि जो वायुयान है, जो एरोप्लेन वगैरह जो स्पीड से चल रही होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर उसको मेजर किया जाता है आपको मैक नंबर से, ठीक है। मैक नंबर में आपको 1 2 3 इस तरह से नंबर आपको देखने को मिलेगा। मैक नंबर की अगर बात कर ली जाए तो किसी माध्यम में पिंड की चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम बाई इन दैट मीडियम, जो होगी आपकी स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक। ये क्लियर हो गया इतना आपको। अब आइए कुछ वैल्यू डाटा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और जो आपके यह क्वेश्चन भी बनेगा। मैक नंबर इक्वल्स टू अगर 1 है, ठीक है, मैक नंबर 1 का मतलब क्या है, इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब जो साउंड की स्पीड होगी, मैक नंबर 1 ये बता रहा है कि जो माध्यम में, मान लेते हैं कि ईयर है, ठीक है ना, मान लेते हैं एक एग्जांपल की ईयर है मीडियम आपका, तो यहाँ पर जो वायुयान की जो मैक नंबर है 1 दी गई है, मतलब क्या है कि वो वायुयान है, ठीक है ना, ये जो वायुयान है इसकी मैक नंबर 1 दी गई है ईयर मीडियम में। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस स्पीड से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, समझ गए।
मैक नंबर वन क्या बताता है आपको? मैक नंबर वन ये बताता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो आपका मैक नंबर वन बताता है। मतलब ये मैक नंबर वन क्या बताता है कि कोई जो पिंड है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसकी स्पीड, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वायुयान वगैरह है, या फिर जो फाइटर प्लेन वगैरह हो जाते हैं ना, उनकी स्पीड को हम मैक नंबर से, ठीक है, जो भारत कोई फाइटर मतलब कि कोई भी एरोप्लेन छोड़ दिया है, ठीक है ना, रॉकेट हो, तो उसकी स्पीड जो होगी मैक नंबर से। तो अगर उसकी बोला जाता है कि आप जो फाइटर प्लेन खरीदे हैं उसकी स्पीड जो है मैक नंबर 5 है, मैक नंबर 2 है, मैक नंबर 3 है, मैक नंबर 1 है, मतलब कि मैक नंबर 1 की अगर कोई फाइटर प्लेन भारत ने खरीदी है, मतलब ये है कि वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के स्पीड के बराबर चलेगी, ठीक है, यानी कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैक नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ये क्या ये बता रहा हूँ आपको, ये मतलब क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड की जो स्पीड है उससे वो पिंड की या फिर उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड कम होगी। तो इस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, सब सोनिक, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सब सोनिक। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। उसके बाद एक आपका आएगा मैक नंबर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से अधिक स्पीड में वो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड होगी। तो इसकी जो स्पीड को हम क्या नाम देते हैं, सुपर सोनिक, ठीक है ना, सुपर सोनिक, हिंदी में इसे कहते हैं पराध्वनिक। और अब एक और आपको याद रखना है, मैक नंबर ग्रेटर देन 5, और ये आपको क्या बोला जाता है, इसको हाइपरसोनिक, ठीक है ना, हाइपर एकदम हाइपर है, मतलब समझ ही रहा है कितना गर्म दिमाग का होगा ये, यानी कि अति पराध्वनिक। इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी समझ लीजिए, अति पराध्वनिक का मतलब ये हो गया, मैक नंबर ग्रेटर देन 5 का मतलब ये हो गया, मैक नंबर क्या बता रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या बता रही होगी, ये स्पीड बता रही होगी, ठीक है भाई। कोई फाइटर प्लेन है जिसकी मैक नंबर 5 है, मतलब आप सोच सकते हैं मैक नंबर 1 का मतलब ये होता है कि 332 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर, मतलब एक सेकंड में 332 मीटर कवर करेगी। और अगर कोई फाइटर प्लेन हमने खरीदा है जिसकी मैक नंबर 5 है, तो आप सोच सकते हैं कितना अधिक हो सकता है, जो अगर साउंड एक सेकंड में 332 मीटर कवर कर रहा था, कब, जब मैक नंबर 1 था। अगर मैक नंबर 5 से फाइटर प्लेन अगर भारत ने कोई खरीदा तो उसकी स्पीड सोचिए 5 गुना से भी स्पीड साउंड की स्पीड से अधिक होगी। तो इसकी जो स्पीड होगी फाइटर प्लेन की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्लियर। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले समझ लेते हैं, हमने पढ़ा है मैक नंबर के बारे में। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर एक नंबर होता है, डिजिट में लिखा जाता है 1 2 3, ठीक है। ये एक स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, किसकी स्पीड, तो आप बाइक चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसकी स्पीड को नहीं, उसकी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर आवर। अब जैसे कि फाइटर प्लेन हो गया आपका, ठीक है, या फिर एरोप्लेन हो गया, अब उसकी स्पीड को क्या वहाँ पर वो लोग जो भी वहाँ पे जो क्या जो पायलट होते हैं ना, वो लोग इस तरह से चीज़ें वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट हो रही होती है, मैक नंबर 1, मैक नंबर 2, इनकी इतनी स्पीड से आपकी फाइटर प्लेन है या फिर प्लेन जो है आपको ट्रेवल कर रही है। तो मैक नंबर ये बताता है कि कोई भी वायुयान की चाल कितनी स्पीड से चल रही है, या फिर उसकी चाल को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक नंबर को यूज़ करते हैं। मैक नंबर की अगर बात कर ली जाए, अगर हो सकता है आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक नंबर इफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन ईयर द स्पीड, उसकी स्पीड दे दी जाएगी 664, और इन दैट मीडियम में आपको स्पीड ऑफ साउंड अगर पता होगा तो ठीक है, और या फिर वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप इस तरह से मैक नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। किसी भी माध्यम में पिंड की चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम बाय स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, यहाँ से निकल जाएगा। अब मैक नंबर 1, मैक नंबर ग्रेटर देन 1, और मैक नंबर लेस देन 1, और मैक नंबर ग्रेटर देन 5 से यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनता है उसको समझिए। मैक नंबर 1 अगर बोल दिया गया है, इट मीन्स क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर से चल रही है। मतलब भारत ने एक प्लेन खरीदा, फाइटर प्लेन खरीदा, जो मैक नंबर 1 है, यानी कि जो साउंड स्पीड से ट्रेवल करेगी उसी स्पीड से आपका वो फाइटर प्लेन भी कवर करेगा, चलेगा। मैक नंबर लेस देन 1 है, यानी कि वो उसको उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, सब सोनिक कहेंगे। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सब सोनिक, सुपर सोनिक, हाइपरसोनिक। तो उसकी जो स्पीड होगी फाइटर प्लेन की लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, कब, जब मैक नंबर 1 लेस देन होगा। और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से अधिक स्पीड से चलेगी, और उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, सुपर सोनिक। तो और अगर मैक नंबर 5 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है, मतलब समझ सकते हैं 5 टाइम्स, यानी कि 332 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, रफ वैल्यू लिए तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, मतलब 1660 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1660, मतलब समझ सकते हैं 1700 मीटर कवर कर लेगी।
तो इसकी स्पीड जो होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या कर गई है, एक्सीड कर गई है टू द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से वो क्या कर रही है, एक्सीड करके वो चल रही है। तो इट इज दैट टू ट्रेवल एट स्पीड, वो किस स्पीड से चल रही है उसको हम क्या कहेंगे, हवा में ध्वनि की गति से, हवा में, ये आपको मीडियम दिया हुआ क्या, ईयर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ईयर आपको मेंशन कर दिया गया है, क्या है, ईयर, हवा, हवा, ठीक है ना। हवा में जो ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो गति है वो जो स्पीड जो साउंड की है ईयर में उससे अधिक स्पीड से चल रही है। भाई एक तरह से मैं समझा रहा हूँ फिर से डिटेल में। ये जो ये आपका जो रेड कलर का ढक्कन है ये हवा है, ठीक है, ये हवा मान के चलते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अधिक चल रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ब्लू कलर वाला, हाँ, ये हवा की गति से अधिक चल रही है, तो इसकी स्पीड को हम क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि अभी हमने आपको बताया था ये कि मैक नंबर अगर 1 होगा, अगर यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड के बराबर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो मैक नंबर 1 होगा, ठीक है, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है। लेकिन अगर मैक नंबर ग्रेटर लेस देन 1 हो गया, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट स्पीड की थी, इसकी जो स्पीड थी, और ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इसकी, इस केस में क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है इस एयर से, इस केस में इसकी स्पीड को क्या कहेंगे, सबसोनिक। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये जो एयर है, स्पीड ऑफ साउंड है, इससे अधिक स्पीड में आपका ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ये क्या होगा, मैक नंबर ग्रेटर देन 1, और ये हो जाएगा आपका सुपरसोनिक यानी कि पराध्वनिक। क्लियर। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलेंगे 62 पे। 62 पे क्या बोल रहा है सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, ठीक है ना, कौन सा इसमें सही है या फिर कौन सा इसमें गलत है, अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला गया है, एक तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि इन हीलियम गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज 965 किलोमीटर पर सेकेंड, और इन हाइड्रोजन गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज 1284 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, हिंदी में सुनिएगा, कि इसमें से जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई ए और बी, कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। क्या बोला गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की जो चाल है अलग अलग माध्यम में, एक तो हीलियम गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है, कितने टेम्परेचर में, 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आप याद करिए कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में रहती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तो आप कहेंगे सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब देखिए ये जब जो डाटा है ना, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा और आप याद करेंगे। तो इसके लिए तो भाई आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको आपको सबसे पहले याद करना होगा कि गैस में आप अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है 1284 मीटर प्रति सेकेंड, हीलियम में स्पीड ऑफ साउंड होती है 965 मीटर पर सेकेंड 965, ऑक्सीजन में 316, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर प्रति सेकेंड, डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको इतना डाटा याद रखना है, और ये सब से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने भाई, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से डाटा को मैच करते हैं। जो स्टेटमेंट दिया है कि हीलियम गैस में स्पीड ऑफ साउंड इज 965, तो हीलियम में 965, लेकिन यूनिट देखिए मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ आपको दिया है किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि गलत स्टेटमेंट हो गया। इन हाइड्रोजन गैस द स्पीड ऑफ साउंड इज 1284, हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट, मतलब कि स्टेटमेंट बी इज द राइट होगा, ठीक है, कथन बी जो है वो सही है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, नाइदर ए नॉर बी, ओनली ए इज ट्रू, तो ओनली बी इज ट्रू, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 63, इन डैश स्पीड ऑफ साउंड इज द फास्टर, मतलब क्या है कि ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम होगी किस में, वाटर में, केरोसिन ऑयल में, स्टील में, या एयर में। सबसे पहले वाटर क्या आपका एक लिक्विड है, केरोसिन ऑयल क्या है ये भी लिक्विड है, स्टील क्या है सॉलिड है, एयर क्या गैस है। तो भाई सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, हमें पता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में अच्छा सवाल ये भी, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी कि जो ध्वनि की गति है माध्यम के किस गुण पर निर्भर करती है। माध्यम के मतलब क्या,
मैंने क्या बोला था, माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, एयर हो सकता है, गैस हो सकता है, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो अगर मान लेते कि साउंड ईयर में ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे क्या है, ईयर है, यहाँ से साउंड ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये जो ईयर है, ये जो मीडियम है, इस मीडियम के किस प्रॉपर्टी पर जो भी साउंड अभी ट्रेवल कर रही है वो डिपेंड करेगी। तो बताइए टेम्परेचर पे करेगी नहीं करेगी। मैंने क्या बताया था, अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करोगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड से आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है, तो इस पे भी डिपेंड करेगी। दूसरा इलास्टिसिटी पे, भाई अभी हमने कहा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा ये मोर इलास्टिक होता है, ठीक है, उसके बाद कंपैरेटिवली लिक्विड, फिर उससे कम होता है, उसके बाद गैस कम होता है। इलास्टिसिटी आप देखिएगा पहला लेक्चर साउंड की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी इस पर भी डिपेंड कर रहा है। मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि नहीं, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर हो गया, और ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा यानी कि लिक्विडिटी, लिक्विड की अमाउंट बढ़ती जाएगी, और लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा कंपैरिजन टू गैस, तो इस पर भी डिपेंड करेगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अगला 65 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर 65 नंबर। भाई एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे यार, मतलब व्यू इतने कम आ रहे हैं कि मोटिवेशन लेवल इतना मेरा कम होकर के भी मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए कोई नहीं पढ़ा रहा, मुझे नहीं पता पढ़ा भी रहे होंगे, मैं किसी चीज़ के बारे ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बेसिक साइंस की दे रहा हूँ भाई, कोर्सेज के ऊपर नहीं भाग रहा हूँ, मैं भी चाहता तो कोर्सेज बेच सकता था। तो आप थोड़ा सा इसको क्या करिए, थोड़ा सा शेयर करिएगा, इट मीन्स मेरा सपोर्ट होगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल अगर ऊपर होगा तो आपको पता नहीं कि मैं किस हद तक आपको कंटेंट दे सकता हूँ कंसेप्ट के साथ। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं 65th क्वेश्चन में। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, जो एम्पलीट्यूड होती है साउंड वेव की वो डिपेंड करती है, ध्वनि तरंग की आयाम निर्भर करती है। भाई मुझे ये बताइए, एम्पलीट्यूड, ध्वनि, ध्वनि यानी कि साउंड, साउंड यानी कि क्या है आपकी वेव, वेव की बात कर ली जाए, यानी कि ये वेव हो गई आपकी, हाँ जी, और ये हो गया आपका मीन पाथ। मुझे पता है साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव में ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और इसकी जो होगी ये आपकी जो हमने आपको बताई थी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है ना। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड, ये वाली जो एम्पलीट्यूड वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करती है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे यानी कि वस्तु के ताप पर, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट पे वस्तु का पदार्थ पे, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फोर्स रिक्वायर्ड टू वाइब्रेशन ऑन पर। सिंपल सा सवाल है यार ये, कि एम्पलीट्यूड जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये एम्पलीट्यूड, ये ही तो आपकी एम्पलीट्यूड है ना, ये वाली क्या चीज़ आपकी एम्पलीट्यूड होती है, मैंने आपको बताया था ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या किस पर डिपेंड करेगी, जो पार्टिकल के वाइब्रेशन की जितना अधिक वाइब्रेट करेगा, जितना अधिक फोर्स वाइब्रेशन इस पर लगेगा, वाइब्रेशन पे फोर्स लगेगा, तो ये और अधिक इस पर फोर्स लगेगा, तो इस प्रकार से इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते हुए दिखेगा। बोलिए दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अब ये बताइए इसकी एम्पलीट्यूड कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, इतना इंक्रीज हो गया। अब इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ हो गई, इतनी इंक्रीज हो गए, ये यहाँ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, मतलब वाइब्रेशन पे कितना फोर्स, या फिर कंपन पर, यानी कि फोर्स रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट एन ऑब्जेक्ट, कितना फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के मतलब पार्टिकल के वाइब्रेशन में। अगला सवाल 66 नंबर, अच्छा सवाल है ये भी, इजी सवाल है ये। द एरिया, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या बोला गया, द एरिया ऑफ हाई, देखिए ये सब सवाल अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में नहीं बनेगा, ये तो भाई क्लियर है। द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, एक एरिया वो क्षेत्र जहाँ पर डेंसिटी लेवल क्या है, काफ़ी हाई है, ऑफ पार्टिकल की, यानी कि पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे इन द मीडियम, एक मीडियम है जहाँ पे पार्टिकल हाईली डेंस है, हाईली क्लोजली पैक्ड है, एट द टाइम ऑफ साउंड ट्रांसमिशन इज कॉल्ड, उस समय जो साउंड ट्रांसमिशन होगी उसको हम क्या कहें, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों का उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है, ध्वनि की बात की जा रही है। ध्वनि क्या है आपकी, एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और मैकेनिकल यहाँ पे जो है क्या है, ध्वनि ये जो आपका क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और वो आप एरिया बताइए जहाँ पर पार्टिकल हाईली डेंस्ड है, तो ये आपका क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपको क्या बोला जाता है, रेयरफैक्शन, यानी कि विरलीकरण, और ये संपीड़न। यहाँ पर क्या होता है आपका हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर लो डेंसिटी, ये सब सारी चीज़ें हमने बताई, यानी कि कंप्रेशन इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ आइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर डी पे कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी अच्छा सवाल है, हालांकि इसका एक मैंने रूप करवा ही दिया था, फिर से एक और अच्छा रूप है, ये भी आप करिए, ये भी पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में। A boy clapped near a rock and आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है ना, कोई लड़का है, बालक है जो क्लैप करता है पत्थर के सामने, और आफ्टर 3 सेकेंड उसको जो होता है ही हियर यानी इको, इको यानी कि रिपीटेशन ऑफ साउंड,
इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट डिस्टेंस इज फ्रॉम द बॉय एंड द रॉक। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई है, कोई एक बालक है जिसने चट्टान के पास बैठ कर ताली बजाई और उसे 3 सेकंड के बाद गूंज सुनाई देती है, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। यानी कि आप कहने का मतलब है यहाँ पर एक बालक बैठा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। इसने इस प्रकार से दोनों हाथ से क्लैप बजाई है। जैसे ही क्लैप बजाई तो ये साउंड क्या आया, साउंड यहाँ से ट्रेवल किया और एक इसको क्या मिला, अवरोधक मिला, ठीक है, एक अवरोधक मिला। इससे क्या हुआ, टकरा करके फिर से इसको वापस उसको, ये साउंड तो एक बार इधर से गई और इसको साउंड को इधर से फिर से आई, तो इसको T1 जाने में लगा और T2 आने में लगा, यानी कि टोटल टाइम की बात की जाए तो T1 प्लस T2 लगा। और आपको दिया हुआ कितना टाइम, 3 सेकंड दिया हुआ, ठीक है सर, 3 सेकंड आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मान के चलते हैं, आपको निकालना है, ये डिस्टेंस ही x है, तो जाने में x और आने में x, तो इस 3 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल 2x डिस्टेंस कवर किया होगा कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, व्हाट डिस्टेंस निकालना, यही x की वैल्यू निकालनी इन दोनों के बीच। और ये जो साउंड गई है इसकी स्पीड आपको दी गई है, इसकी स्पीड कितनी दे दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना दिया गया, 346 मीटर। तो मुझे पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है तो 346 है, टाइम कितना दिया गया है 3 सेकेंड, और आपको डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 3 सेकेंड जाने में और आने में लगा है, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, 2x कवर किया है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 से पहले इसको काट दीजिए, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 173 इंटू 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, 519 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, 519 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं 68, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए इसको ये आपका पार्ट होता है डिफ्रैक्शन का पार्ट है, मतलब मैंने तो उत्तर ही बोल दिया भाई। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा पहले पढ़ते हैं। वी हियर अदर स्पीकिंग टू अस फ्रॉम एन एडजेसेंट रूम ड्यू टू डैश ऑफ साउंड वेव। मतलब पूछ बोला, सिंपल सी बात है ना, यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए हिंदी में। एक रूम से दूसरे रूम आवाज़ का सुनाई देना, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और दूसरे रूम में अगर कुछ भी बातें हो रही है फिर भी वो बातें आप तक सुनाई पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप बात कर लिया जाए, आपने अपने रूम जहाँ पर बैठे हुए जो आपने बातें सुनी हो, मैं एक फिगर से बनाता हूँ और ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़ें। देखिए एक रूम ये हो गया, दूसरा रूम ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और यहाँ पर दो आपके फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं और यहाँ इन दोनों ने जो भी बातें की तो ये बातें आपको भी यहाँ पर आके सुनाई देने को मिली, यानी कि साउंड आपको सुनाई मिल गया। यहाँ आपने लाइट जो है ऑफ, पूरा अंधेरे रूम में बैठे हुए थे, यहाँ पर लाइट ऑन किया हुआ था, लेकिन इसकी लाइट आपके अंदर नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा दरवाज़ा बंद, पूरा रूम बंद था, इसकी लाइट आपके अंदर आपके रूम में नहीं आई। यानी कि आपका यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे आपको क्या ट्रैवल देखने को मिला, साउंड का ट्रैवल आपको देखने को मिल गया, लेकिन लाइट का आपको ट्रैवल देखने को नहीं मिलता। अब होता क्या है ना, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, एक टर्म होता है डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन इट मीन्स ये होता है, क्यों ये तो होता है, ये विवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब ये विवर्तन क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, यानी कि कोई भी तरंग, चीज़ मतलब क्या, कोई भी तरंग यानी कि कोई भी वेव किसी भी किनारे से टकरा करके, ठीक है ना, किसी भी किनारे से टकरा करके वो क्या कर जाती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। जैसे कि एक यहाँ पर ये वाल है, ये आपका एक वाल है इधर, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर स्पीकर्स में एक गाना बज रहा, फिर भी इस व्यक्ति को ये गाना सुनाई पड़ जाता है, हालांकि ये तो इस दीवार के इस साइड, पीछे साइड खड़ा हुआ। तो ये साउंड आया, इस साउंड आया और इस किनारे वाला जो सेक्शन है यहाँ से टकरा करके कुछ साउंड इधर निकल जाती है, हालांकि उस साउंड की इंटेंसिटी तो कम उसको सुनाई पड़ेगी, लेकिन साउंड जरूर सुनाई पड़ेगी यहाँ पर। तो इस किनारे से टकरा कर किसी भी चीज़ का, वेब का मतलब, किसी भी चीज़ का मतलब तरंग का, यानी कि वेब का किनारों से टकराना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो लाइट में भी आप देखेंगे क्या ये फेनोमेना कैसे, देखिए आप इसका मेन यही एग्जांपल दिया भी जाता है, बुक्स में भी आपको मिलेगा। ये आपकी पत्ती है और जब सूर्य की किरण इस पे आती है तो इसकी जब आप परछाई देखेंगे ना, तो ये इस प्रकार से आपको परछाई देखने को मिलता है, ठीक है, ये इस प्रकार से गोल परछाई देखने को मिलता है। और ये क्यों, तो ड्यू टू ये आपका डिफ्रैक्शन, ठीक है। इट मीन्स लाइट भी क्या है आपकी, अगर डिफ्रैक्शन लाइट में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि लाइट भी क्या हो गई आपकी, एक तरह से वेव हो गई, तरंग हो गई, क्योंकि डिफ्रैक्शन होता ही किसमें, तरंग में होता है, ठीक है ना। तो लाइट का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसलिए मैं यहाँ भी क्लियर कर दिया हूँ। डिफ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं, कि किनारों से टकरा कर, ठीक है, किनारे से टकरा कर साउंड का अपने पाथ
साउंड का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन भले उसकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी, आपको कम सुनाई पड़ेगी। उसी प्रकार इस साउंड इस रूम में जो भी बात हो रही थी, यहाँ से आई, इस वाल से टकराई, फिर इस वाल से कहीं ना कहीं किनारे से टकरा कर कोई होल होगी, या फिर रूम का दरवाजा ही खुला होगा तो वहाँ से ये साउंड निकलेगी, फिर यहाँ पर दीवार से टकराएगी, फिर इस रूम के दरवाजे से इसके पास इंटर करेगी। तो जिस साउंड में यहाँ पर बातें हो रही वो साउंड में तो नहीं इसको सुनाई देगी, पर उसकी इंटेंसिटी कम, लेकिन उसको सुनाई पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये क्यों? तो ड्यू टू डिफ्रैक्शन। लाइट का भी एग्जाम्पल, यहाँ पर जो लाइट, अगर देखिए अगर यहाँ पे लाइट तरंग नहीं होती तो इसका जो परछाई, देखिए परछाई इस तरह से ही बनना चाहिए, जो आप यहाँ पे खड़े होते तो जैसा खड़े होते वैसा ही परछाई बनता है, लेकिन पत्ते की परछाई आपको इस प्रकार से गोल दिखाई पड़ती है। तो ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट एक क्या है, तरंग की तरह बिहेव कर रही होती है, ठीक है ना। हालांकि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, तो लाइट चैप्टर में हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। तो एक चीज़ तो ये भी है कि लाइट में भी डिफ्रैक्शन देखा जाता है, साउंड में भी देखा जाता है। क्लियर हो? तो इसका उत्तर आप पहले यहाँ पे निकाल लीजिए, क्या होगा। कोई भी बात हमें अगर सुनाई दे रही है दूसरे रूम से अपने रूम तक, ठीक है, इस तरह की अगर सवाल आपका एग्जाम में आएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो अब 68 क्वेश्चन खत्म होता है, अब हम लोग चलेंगे 69 पे। एक मिनट मेरे भाई, 69, ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही क्लास का आपका करवाया था तो ये था। चलिए ये अब हम चलते हैं 69 पे। एक मिनट मेरे भाई, 69 पे क्वेश्चन अच्छा सवाल है ये भी आपका, ये इजी क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, क्वेश्चन बोला गया है क्या कि व्हाट इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड, कोई भी साउंड का रिपीटेशन प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के थ्रू जो आपको सुनाई देता है, इको। इजी सवाल है, इको प्रतिध्वनि हो जाएगा इसका उत्तर। खैर इसको हटाइए, उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एक न्यूमेरिकल नहीं, हाँ ये अच्छा सवाल है, इसको भी समझ लीजिए। ये क्या बोल रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 70 में, देयर इज एन एकॉस्टिक रिजोनेंस विच इको इज द फिक्स्ड रिजोनेंस व्हेन इट इज इन वाइब्रेशन। क्वेश्चन क्या बोला है हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक ध्वनिक अनुनाद यानी कि प्रतिध्वनि जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। देखिए जब वाइब्रेशन होता है ना, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कौन सा ये ऑब्जेक्ट है इन चारों ऑप्शन में, यानी कि सीटी जो आप बजा रहे हो, सर्किट हो गया, ट्यूनिंग फॉक, टर्निंग फॉक हो गया, शहनाई। तो जब ये वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन के बाद इसकी जो रेजोनेंस, भाई वाइब्रेशन सॉरी रिजोनेंस क्या मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट और साउंड के बीच जब वाइब्रेशन हुआ और जब ये वाइब्रेशन की दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच करती है, वहां पे उसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। और जब ये मैक्सिमम, मैंने एक एग्जांपल दिया था पुल वाला, रेजोनेंस आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी और साउंड की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस। तो इसमें से चारों वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसमें जो रेजोनेंस होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है। सीटी में भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी, इसमें भी सब में देखने को मिलेगा। तो इसमें से किसमें फिक्स्ड रेजोनेंस आपसे पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। टर्निंग फॉक जो होता है ना, इसमें जो आफ्टर वाइब्रेशन जो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें जो वो रेजोनेंस होती है वो फिक्स्ड होती है टर्निंग फॉक में। संस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फॉर्म हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। 71 क्वेश्चन, अच्छा सवाल ये भी, ये सोनार सिस्टम के ऊपर है और इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया भी था। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट इन अ सोनार, यानी कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग, विच आर यूज टू फाइंड द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर बॉडी। देखिए ये सब बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने उसको नहीं लिए क्योंकि मैंने क्लास के दौरान भी बहुत बार उसको एलोबरेट कर दिया हूँ और अभी भी मैं करूँगा, तो वो सारी चीज़ें आप आराम से बना लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि यूनिक यूनिक क्वेश्चन करवाऊँ। क्वेश्चन भी सोच सकते हैं 71 में पहुँच गया है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट, वो आपको पूछा जा रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जो सोनार सिस्टम में हम यूज करते हैं। विच आर यूज टू फाइंड द, किस लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए और स्पीड फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस फाइंड करना होता है आपको, डायरेक्शन फाइंड करना होता है, स्पीड फाइंड करना होता है सोनार में। इसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, हिंदी में वही लिखा गया है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, जो दूरी में मौजूद है वो आपकी ऑब्जेक्ट, या फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा, उसकी गति क्या है, उसके लिए क्या है, एम्पलीफायर, स्पीकर क्या। तो मैंने क्या बताया था, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर नहीं बताया था, तो अभी याद रखिएगा क्या होता है डिटेक्टर। ट्रांसमीटर से क्या हुआ था, मैं फिगर से बना देता हूँ और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक मिनट, हाँ भाई, ये आपकी मान के चलते हैं, ये आपका समुद्र है, ठीक है भाई, ये आपका हो गया समुद्र। यहाँ पर कोई एक आपका इस प्रकार से यहाँ पर एक बोट है, यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा हुआ होगा और यहाँ पर डिटेक्टर लगा हुआ, ठीक है। इसने ट्रांसमिट किया अल्ट्रा क्या था, अल्ट्रासोनिक वेव, जो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक
अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ इन्होंने छोड़ा और जो समुद्र के तल तक जाके वापस ये टकरा करके वापस से ये क्या करेगी, इसके वापस यहाँ पे जाएगी डिटेक्टर के पास। तो ये डिटेक्ट कर लेगी कि इसके टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लगा है, कितना इसका डेप्थ है, कितना स्पीड है इस अल्ट्रासोनिक साउंड की, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक जो वेव आपने छोड़ा है इसकी साउंड की स्पीड कितनी है और कितना ये किस डायरेक्शन में, ये सारा कुछ जो होता है यहाँ पर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है ट्रांसमिट से जब आप अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है सोनार में, तो ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ये बस आपको इतना पता होना चाहिए इसके लिए। अगला सवाल चलते हैं 72, आज पूरा खत्म ही करेंगे और हाँ ऑलमोस्ट शायद हो सकता है कि एक लेक्चर और लेना पड़े न्यूमेरिकल के लिए। साउंड में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराया है लेकिन फिर भी देख लेंगे, अगर अदरवाइज लाइट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। 72 में अच्छा सवाल है ये और इसको मुझे बताना होगा आपको डिटेल में, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं थ्योरी में नहीं बताया था। क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नोट्स को खोल लेते हैं, मैंने नोट्स बना रखा है भाई। और नोट्स के लिए आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, देखिए जो नोट्स है भाई मैं दूंगा, पहले कोर्स कंप्लीट कर लूँ उसके बाद ही मैं दूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले समझिए दो टर्म के बारे में, एक टर्म है आपका टोन और एक आपका नोट। इधर कुछ कट रहा होगा परेशान मत होइए, इस पर ध्यान ही मत दीजिएगा, अब नहीं कटेगा, चलिए ठीक है ना। दो टर्म है, एक टोन और नोट। ये है क्या, तो एक प्रकार की ये साउंड ही है, ठीक है ना, ये एक प्रकार की क्या है, साउंड है। टोन क्या है पहले इसको ध्यान दीजिए फिर इस पे आएंगे, इसलिए अगर कट भी रहा हो तो टेंशन मत लीजिएगा। टोन क्या होता है, ये एक प्योर साउंड होती है। ये देखो डिफरेंस और दोनों के बीच याद रखिएगा, प्योर ऑप्शन में दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। टोन क्या होता है, दोनों टोन और नोट क्या है, एक प्रकार से नोट, नोट मतलब समझ रहे क्या है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया नोट हो गया। टोन क्या हो गया, जो रिंग टोन वगैरह आप सुनते हो, तो आप नोट सुनते हो और टोन सुनते हो, दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है, आपको लगता है ना प्योर, ये रिंग टोन सुनने में भी अच्छा लगता है। तो यह बस यही डिफरेंस भी यहाँ लिखा हुआ, प्योर साउंड होता है आपका टोन, इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी से बनी होती है। सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब ये सिंगल वेव होगा, ठीक है ना, ये एक इसकी अपनी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या डिफाइन किया था कि एक साइकिल सॉरी एक सेकंड में जितनी साइकिल कवर करती है वेव, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी से ये बनी होती है और सुनने में आपको कैसी लगती है, प्लेजेंट लगती है, ठीक है। तो टोन का डेफिनेशन ही क्या होता है, टोन का डेफिनेशन जो होता है अभी आपको मैं यहाँ बताया क्या कि सिंगल ये फ्रीक्वेंसी से बनी होती है, क्या टोन, ये कैसी होती है, प्योर साउंड होती है और सुनने में कैसे लगती है, प्लेजेंट, मतलब सुनने में भी आपको अच्छी लगती है। और नोट की बात की जाए तो नोट जो होता है एक इम्प्योर साउंड होता है, ये सारे गामा निशा एक लगता नहीं इम्प्योर जैसा, और इसमें मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसी से बनी होती है, ठीक है। इसमें जो होता है मिक्सचर होता है काफ़ी ज़्यादा सारे फ्रीक्वेंसी, वेब की जो होती है फ्रीक्वेंसी की इसमें मिक्सचर होती है और सुनने में भी ये प्लेजेंट नहीं लगता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी आगे चलिए क्वेश्चन पे। सॉरी मेरे भाई, क्वेश्चन बोला गया क्या कि व्हाट इज द सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टोन कहते हैं, ठीक है। नोट अगर ऑप्शन में रहेगा तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक। अब आइए न्यूमेरिकल है, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ भी है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग आपको दे दिया गया है 332 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, वेलोसिटी एट टेम्परेचर पे एक फॉर्मूला लिखाया था, वी टी इक्वल्स टू 332 प्लस 0.61 मीटर, सॉरी 0.61 इंटू टी मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, अगर आपने पूरी लेक्चर देखी होगी स्टार्टिंग से अंत तक तो ये सारा कुछ हमने करवाया मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये वीटी का फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है क्या, ये 332 मीटर प्रति सेकंड किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे 332, और 1 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कितना इंक्रीज होता है, 0.61। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 332 मीटर पर सेकंड है। मुझे पता है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप यहाँ पे कितना 0 डिग्री सेल्सियस पता है, तो यहाँ पे आप 10 डिग्री सेल्सियस यानी कितना इंक्रीज कर दिए, 10 इंक्रीज कर दिए हैं, है ना। तो 10 इंक्रीज कर दिए हैं, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे कितना 0.61, तो 10 करने पे कितना हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर देना था इजी, यानी कितना हो जाएगा 61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल स्पीड कितनी होगी, एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी 332 प्लस 61, यानी कि 2 1 3 6 3 9 693 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सॉरी 693 नहीं भाई, 393 मीटर पर सेकंड, कुछ गलती हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट
यहाँ पे गलती कर दी ना, 0.61 है, यहाँ पे 100 होगा तो एक जीरो इधर जाएगा, यानी कि जो होगा 6.1 मीटर पर सेकेंड, 6.1 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, 338.1 मीटर पर सेकेंड। वही मैं सोचूं इतना इंक्रीज कैसे हो जाएगा भाई, 338.1 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको मैं फिर से समझा दूं अच्छे से, थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक था, कुछ नहीं था, बाकी कंसेप्ट वही था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। कहने का मतलब ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको दी गई है ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे ये पता होना चाहिए क्या कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है स्पीड ऑफ साउंड की। अब आपसे पूछा गया 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे 0.61 इंक्रीज होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कितना होएगा, तो इसको मैं आराम से इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 6.1 मीटर पर सेकेंड। होगा कि नहीं होगा, यहाँ 61/100 आया, 61/10 आ गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 6.1 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब इस 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना आपका स्पीड इंक्रीज होगा, और एक्चुअल स्पीड कितना होगा, एक्चुअल स्पीड इस 10 डिग्री सेल्सियस पे 332 को आप ऐड करेंगे कि नहीं। इस 332 में 0 डिग्री सेल्सियस से तो ये चल ही रहा था, बाकी 10 डिग्री सेल्सियस में इतना बढ़ गया है, तो 6.1 जब ऐड करेंगे तो 338.1 मीटर पर सेकेंड से आपकी ये फ्लो करेगी। क्लियर हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 338.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर। अगला सवाल, यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि एट 10 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज 335 मीटर पर सेकेंड, देन एट 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इज, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का जो चाल है वो 335 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछा गया कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होगी। सिंपल सा ये भी सवाल है, वही कंसेप्ट वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, तो इसको भी यूज़ करते हैं, इसको भी बनाते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर आपकी स्पीड कितनी है, 335 मीटर पर सेकेंड है ना। 10 डिग्री सेल्सियस पर 335 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे पूछा गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी स्पीड होगी। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। मुझे पता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर आपने इंक्रीज किया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 0.61 इंटू 10 करेंगे, तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो इसमें कितना इंक्रीज हो गया, 6.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस का यहाँ भी डिफरेंस आ गया था, कोइंसिडेंटली यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, वहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस, इसलिए एक्चुअल स्पीड अब कितना होगा, एक्चुअल कितना था 10 डिग्री सेल्सियस पे इसकी 335, और बढ़ कितना गया 6.1, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 6 5 11 341.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार जोड़ लीजिएगा, 6 35 40 41 341, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 341.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला सवाल, ये भी कंसेप्ट मैंने इसका थ्योरी, देखिए ये सब चीज़ें हमने समझा दी है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो फिर दिक्कत है भाई। अगला सवाल है क्या कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। तो अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था आपको क्या कि भी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम बताया था, ठीक है। और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था V1/V2 इक्वल्स टू M2/M1, हाँ, ये रिलेशन आपको याद आ रहा है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, रेशियो पूछा गया है आपसे, यही V1/V2 का रेशियो पूछा गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि का वेग का अनुपात। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, तो भी नाइट्रोजन, ठीक है, N2 और बाई भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास 2 का, यानी कि हाइड्रोजन का मास यहाँ पे जाएगा, मास ऑफ यहाँ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। बताइए याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा याद। ये सारी चीज़ें हमने करवा रखी है मेरे भाई। और ये जो होगी आपकी क्या आएगी, रूट में आएगी, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये जो होगा आपका रूट में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका रूट में था। तो इसको हम अगर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन अपन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ आपको क्या आएगा, ये पूरा रूट में ले सकते हैं, यानी क्योंकि पूरा में ले लिए, तो यहाँ बाई में है मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मास कितनी होगी, रूट के अंदर 1 है तो 1 ही होगी, और नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 दूनी 14। तो अगर इसकी रेशियो अगर निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, 1:2
√14। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1:√14। चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई। मैंने देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया। वैल्यू देखिए, इसमें कंसेप्ट मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक जो डिपेंडेंसी बताया था कि मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। मतलब वेलोसिटी जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता था। ठीक है, तो यहाँ पे v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इस प्रकार से लिखेंगे m1 होगा तो v1/v2 करते हैं तो ये m2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाई m1, और यहाँ रूट में आएगा ये वैल्यू। ठीक है, यही मैंने रिलेशन यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि मास इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए क्या आया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मास सबसे ज़्यादा किसका था? तो नाइट्रोजन का था। तो मास नाइट्रोजन का ज़्यादा तो वेलोसिटी इसकी कम आएगी। तो देखिए वेलोसिटी कितना है इसका? 1 है, और हाइड्रोजन की वेलोसिटी √14 है। ठीक है, तो 1 से ये अधिक आ रही है वैल्यू। ठीक है ना, तो 9 है, √9 का वैल्यू क्या होता है? 3, तो 3 से समथिंग वैल्यू इसका आएगा 14 की, मतलब 3.67 के समथिंग आएगी ना हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी मास कम है और इसकी मास अधिक है, तो वेलोसिटी इसमें अधिक होगा, वेलोसिटी इसमें कम होगा। क्लियर। अगला और अंतिम सवाल क्या है, निम्न में से इसमें पूछा गया किस गैस में ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो यही बस वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। गैस में आपको यहाँ पे हमें चेक करना है क्या, वी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √मास होता है। यानी कि वैल्यू मास अगर आपका ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? आपकी कम होगी। ठीक है, और अगर मास आपकी कम होगी तो वेलोसिटी आपकी अधिक होगी। तो NH3 में इसकी मास कितने हो गए? 7 3 10 7, और इधर ऑक्सीजन O2 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ये हो गया। इधर हो गया CO2 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? इधर चलती है 10 हो गया, इधर 10 ग्राम हो गया ये। इधर हो गया 7 + 16, यानी कितना हो गया? 7 6 13 23 हो गया, और ये हो गया 6 + 16 यानी 22 ग्राम हो गया ये, और ये 2 ग्राम है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से किस गैस में ध्वनि का वेग अधिक होगा? अधिक होगा तो मास जिसमें सबसे कम होगा, तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन यहाँ टिक करके आना था। इजी इतना तो कैलकुलेशन है। यहाँ पे सीधा पूछा तो वेग अधिक है तो मास सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन का, 2 ग्राम है ये भाई। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो भाई साउंड हमने कंप्लीट कर दिया पूरा। न्यूमेरिकल हमने सोचा था कि ये शायद हमने न्यूमेरिकल नहीं लिया, ये सारा न्यूमेरिकल हमने ले लिया था, टेम्परेचर वाला और ये मास वाला भी। तो ये अब ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है आपका। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। साउंड चैप्टर पूरा ऑलमोस्ट डन है मेरे तरफ से। अब देखिए सुन लीजिए पहले, अब इतने देर तक कौन वीडियो देख रहे हैं मुझे तो नहीं पता है भाई। देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड बहुत शिद्दत से हमने कंप्लीट किए हैं। देखिए यहाँ अभी आपको नंबर कितना दिख रहा है? 76 क्वेश्चन दिख रहा है। मतलब एग्जैक्ट, अगर मैं केवल एग्जैक्ट ही दिखाऊं तो 76 क्वेश्चन हमने केवल इन 3 टॉपिक कंप्लीट में किए। लेकिन इसके कई रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं। मैंने एक क्वेश्चन उसके टाइप अलग अलग करवा के 76, मतलब हर क्वेश्चन आपका 76 में एक यूनिक रहा। फिर इसके जब हमने थ्योरी किए, कंसेप्ट किए, फार्मूला रिलेशन सब में, उसके बीच हमने कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, चीज़ें समझी है। मतलब बात की जाए केवल 3 टॉपिक में आपने इतना किया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर को, और लाइट के बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे एकदम सिस्टमेटिक वे में। ठीक है भाई, तो भाई सपोर्ट करना है आपको भी। मिलेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास अटेंड करिए भाई, आप लोग के लिए बनाया गया ये। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।